सरेआम चाकूबाजी चल रही है, गोलीबारी चल रही है और आसपास के लोग किसी को बचाने तक सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सवाल आज दिल्ली के माहौल पे खड़े करते हैं। सवाल ये भी होता है कि एलजी साहब कहां पे व्यस्त हैं। दिल्ली के अंदर इतने सारे थाने हैं, मैं चाहता हूं एलजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं वो आज तक कितने थानों में औचक निरीक्षण करने गए हैं। एलजी साहब बता दें। और उनको अपना जो है कुछ तो उनका रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने आना चाहिए। उन्होंने क्या किया। चला मुझे कि हटा दिया गया है। ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि पीड़ा की बात है कि जब ये रेसलर्स कोई इनाम जीत के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इनके यहाँ लाइन लगा के इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। मुझे आज भी याद है कि एक रेसलर हैं दिव्या करकरान, उनको यूपी की तरफ से पैसा मिला और वो कह रही थी कि मुझे दिल्ली की तरफ से भी मिले। और हमने उनको कहा कि आप जिस राज्य की तरफ से खेलोगे उसी राज्य की तरफ से मिलेगा। दिल्ली में इस वक्त और जो समय चल रहा है, कानून व्यवस्था की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे बुरा समय कानून व्यवस्था के हालातों में हमने दिल्ली में नहीं देखा। दिल्ली पुलिस जो सीधे तौर पे एलजी विनय कुमार सक्सेना जी के अंतर्गत आती है, उसके ऊपर लोगों का विश्वास लगभग खत्म हो चुका है। आप लोगों से पूछिए कि वो कितना भरोसा करते हैं दिल्ली पुलिस पे, तो आपको लोग बताएंगे। आज दिल्ली की हालत ये हो गई है, सरेआम चाकूबाजी चल रही है, गोलीबारी चल रही है और आसपास के लोग किसी को बचाने तक सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सवाल आज दिल्ली के माहौल पे खड़े करते हैं। सवाल ये भी होता है कि एलजी साहब कहां पे व्यस्त हैं। कुल 2 काम उनको संविधान ने दिए दिल्ली में, मात्र 2 काम। पुलिस का, जिसमें पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दोनों आ जाते हैं, दूसरा लैंड का यानी कि डीडीए का। इन दोनों के अलावा उनके पास कोई काम नहीं दिए संविधान ने, तब भी वो इन कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। वो किस चीज में व्यस्त हैं, हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से पूछना चाहते हैं। कल ये खबर लगभग सब अखबारों में छपी, किस तरीके से एक छोटी सी लड़की की हत्या दिन दहाड़े एक युवक ने कई दर्जन बार चाकू घोंपकर उसको बहुत निर्मम तरीके से मारा। आसपास लोग दिख रहे हैं, कोई बचाने के लिए भी नहीं आगे आ रहा। कुछ दिनों पहले हमने देखा 20 किलोमीटर तक कंझावला में एक लड़की की निर्वस्त्र लाश को 20 किलोमीटर तक घसीटा गया, तब भी कोई एलजी साहब से कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि पुलिस तो जो लोग कार चला रहे थे उनको सबसे पहले क्लीन चिट अगर किसी ने दी तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने दी। उन्होंने कहा नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, इनको पता ही नहीं था। बाद में इतना हंगामा हुआ तो फिर उनके ऊपर मुकदमा दिला, वरना तो डीसीपी पुलिस ने तो उनको क्लीन चिट दे दी थी। क्या उस डीसीपी को कोई कार्रवाई करी एलजी साहब ने? कोई कार्रवाई नहीं करी। दिल्ली के अंदर इतने सारे थाने हैं, मैं चाहता हूं एलजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं
वो आज तक कितने थानों में औचक निरीक्षण करने गए हैं, एलजी साहब बता दें। और उनको अपना जो है कुछ तो उनका रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने आना चाहिए, उन्होंने क्या किया। उनको जाना चाहिए रात में दिल्ली में, निकलना चाहिए सड़कों पे, देखना चाहिए कि कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर, अनऑथराइज बस्तियों के अंदर क्या पुलिस बीट कर रही है, गश्त लगा रही है। कोई नहीं देखता, कोई देखने वाला ही नहीं है। एलजी साहब की कोई जवाबदेही नहीं है, जीरो अकाउंटेबिलिटी है उनकी। अगर कोई और राज्य होता तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया गया होता, मगर यहां पे हर दूसरी बात पे प्रेस रिलीज देने वाले एलजी साहब बिल्कुल चुप बैठे। इस बार एलजी कार्यालय से कोई प्रेस रिलीज ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, एलजी साहब बताएं इसके अंदर। एक और घटना के बारे में आज पता चल रहा है कि मजनू के टीले पे एक 22 वर्षीय लड़की की लहूलुहान लाश बरामद हुई। तीसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं, परसों की या शायद कल की है वो घटना। लक्ष्मी नगर के अंदर दिन दहाड़े दो गुटों के अंदर झगड़ा हो रहा है, तलवारें चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। लक्ष्मी नगर यहां से पड़ोस में है। तो हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? टीवी के अंदर चल रहा है कि साहब लोग कोई बचाने नहीं आए। ये सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, ऐसे कई मामले पिछले एक साल के अंदर हुए जिसके अंदर आसपास के लोग बचाने नहीं आते हैं। आप सर्वे कर लीजिए क्यों ऐसा है। मैंने कुछ लोगों से जानना चाहा क्यों नहीं आते लोग, तो लोग कहते हैं साहब अगर हम बीच में आ गए तो पुलिस असली अपराधी से तो पैसे ले लेगी और हमको फंसा देगी उसमें। हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये हालत हो गई है आज की लोगों को, दिल्ली के पुलिस व्यवस्था पे भरोसा उठ गया है। उनको लगता है कि हम किसी पचड़े में पड़ेंगे, हम ही को ना फंसा दे कोई। और दिल्ली पुलिस व्यस्त किस चीज के अंदर है? दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताएं जो है वो एलजी साहब तय करते हैं। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता ये है कि साहब अगर देश के लिए ओलंपिक जीतने वाली महिलाएं अपने हक के लिए उनको सेक्सुअली मॉलेस्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अगर धरने पे बैठी हैं तो दिल्ली पुलिस उनके ऊपर डंडे चला रही है। बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, यूपी पुलिस की नहीं है। सीधा एलजी साहब के अंडर है। एलजी साहब बताएं, जब कानून है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इस तरीके के मामले में एफआईआर तुरंत दर्ज होगी, तो एफआईआर क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज हुई? क्यों नहीं तुरंत दर्ज हुई? और जिन्होंने तुरंत दर्ज नहीं की उनके ऊपर एलजी साहब ने क्या कार्रवाई की? एलजी साहब बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। उन लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बताएं एलजी साहब क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। हां, मगर उन लड़कियों के ऊपर एफआईआर जरूर दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस ने उन लड़कियों के ऊपर अपना हक मांगने के लिए एफआईआर दर्ज करा दी, जंतर मंतर को छावनी बना दिया। इस चीज के लिए दिल्ली पुलिस के पास सब कुछ है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अदालत में गर्दन से पकड़ के दिल्ली पुलिस का एसीपी खींचता हुआ ले गया, सबने देखा। ये गर्दन सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं है, ये गर्दन कल को मेरी और आपकी भी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, गर्दन सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं है। जिस दिल्ली पुलिस का एसीपी डिप्टी सीएम की गर्दन पे हाथ डाल सकता है, उसके लिए किसी की गर्दन दूर नहीं है। मगर कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई एलजी साहब से सवाल पूछने वाला ही नहीं है। उन लड़कियों के ऊपर एफआईआर करने के लिए पुलिस है, डिप्टी सीएम की गर्दन पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस है, उन लड़कियों को डंडे मार मार के उनका धरना खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस है। मगर जहां तिहाड़ में 2 दर्जन पुलिस वालों के सामने कैमरे के ऊपर
चाकू मार मार के कत्ल कर दिया गया, वहां पुलिस नहीं है, वहां पुलिस गायब है। सामने दिख रही है पुलिस, पुलिस के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर ले, कुछ कार्रवाई कर ले। आप कह रहे हो, मैं देख रहा हूं कई टीवी पे चल रहा है कि साहब किसी ने मदद नहीं की। अरे वो आम लोग क्या मदद करेंगे, वहां तो पुलिस के सामने कत्ल हो गया, पुलिस ने ही मदद नहीं की। पुलिस वाले सारे के सारे कैमरे में दिख रहे खड़े हुए। किसने मदद की तिहाड़ जेल के अंदर? और सारे हथियार हैं, डंडे हैं, लाठियां हैं, बंदूक है, सब कुछ है तिहाड़ में, तब मदद नहीं की। तो पुलिस की प्राथमिकताएं जो हैं वो ये हैं कि आप राजनीतिक काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं उनके ऊपर काम कीजिए। कानून व्यवस्था तो प्राथमिकता ही नहीं है एलजी साहब की। अभी सौरभ भाई ने दिल्ली की पूरी कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति के बारे में बताया और इससे हम सब अवगत हैं। और अभी जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो बिल्कुल चौंका देने वाली है। जनता जब अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो एक उम्मीद से चुनती है, एक भरोसे से चुनती है। पर आज एक ऐसी विपरीत स्थिति दिल्ली में आन पड़ी है कि दिल्ली में भाजपा के कुल 8 विधायक हैं। उनमें से एक विधायक है जितेंद्र महाजन, जो रोहतास नगर विधानसभा से जीत के आए हैं। और बहुत दुख की बात है कि वही क्षेत्र की जनता जो अपने कंधों में बिठाकर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, उनको फूल मालाओं से स्वागत करती है, ये उम्मीद के साथ कि जब उन पर मुसीबत आएगी तो उनका जनप्रतिनिधि उनके लिए साथ खड़ा रहेगा। पर भाजपा की कथनी और करनी सब बराबर है। और इसीलिए रोहतास नगर विधानसभा में परसों रात में एक एफआईआर दर्ज होता है ज्योति नगर थाने में। वहां के अभी के विधायक जितेंद्र महाजन, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनके ऊपर व्यापारी ने यह साफ आरोप लगाया कि उनसे रंगदारी, मैं ये लाइन, ये वर्ड मेंशन करूंगी, एफआईआर में लिखा है, उनसे रंगदारी के रूप में विधायक जितेंद्र महाजन ने 2 करोड़ रुपए मांगे। और जब व्यापारी ने रंगदारी के पैसे देने से मना कर दिए, विधायक की धमकी से नहीं डरा, तो विधायक ने उसके ऊपर खुलेआम सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चलवाई। ये स्थिति है आज दिल्ली के कानून व्यवस्था की कि एक विधायक जो भाजपा से चुन के आता है, उनको इतनी ताकत, इतनी अनैतिक, इतनी गैर जिम्मेदाराना, इतनी गुंडागर्दी। मैं तो ये कहूंगी कि एक विधायक अब गैंगस्टर के रूप में अपने क्षेत्र को लोगों के लिए रोहतास नगर में काम कर रहे हैं, जो रंगदारी में 2 करोड़ रुपए मांगते हैं और रंगदारी का पैसा ना मिलने पर अपने क्षेत्र के व्यापारी के ऊपर, अपने ही क्षेत्र के व्यापारी के ऊपर गोली चलवाने जैसा काम करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये दिल्ली की पूरी एक कानून व्यवस्था दर्शाती है। एक एफआईआर उस व्यापारी को दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के विधायक के ऊपर मजबूरी में दर्ज कराना पड़ा। और आज रोहतास नगर, पूरी इस दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, पूरी दिल्ली, तो वहां पे एक जो व्यापारी हैं उनके अंदर एक डर का माहौल है। चला मुझे कि हटा दिया गया है, ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि पीड़ा की बात है कि जब ये रेसलर्स कोई इनाम जीत के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इनके यहाँ लाइन लगा के इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। मुझे आज भी याद है कि एक रेसलर है दिव्या करकरान, उनको यूपी की तरफ से पैसा मिला और वो कह रही थी कि मुझे दिल्ली की तरफ से भी मिले। और हमने उनको कहा कि आप जिस राज्य की तरफ से खेलोगे उसी राज्य की तरफ से मिलेगा। और उस मामले पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना तूल उठाया था कि हर आदमी ट्वीट कर रहा था और उनसे जाके मनोज तिवारी राखी बंधवा रहे थे। आज कहां है ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता? आज तो इतनी बड़ी बात हो गई। उन लड़कियों से कहा गया कि आप अपना नार्को टेस्ट करा लो, लड़कियों ने तो हाँ कर दी कि हम कराने के लिए तैयार हैं, हमें जितनी शिकायत करता है हम सब नार्को टेस्ट कराएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी अब चुप हो गई। ये तो बृजभूषण शरण सिंह का ऑफर था कि मैं अपना नार्को टेस्ट कराऊंगा, ये कराएंगी, उन्होंने बोला हम सब कराएंगे, कराओ। तब भारतीय जनता पार्टी अब पीछे हट गई। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि
जिस जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा होगी वहाँ हिंदुस्तान का सर जो है शर्म से झुक जाएगा कि अपने प्लेयर्स की, और इतनी छोटी सी डिमांड है, कोई वो अपने लिए नौकरी नहीं मांग रही, कोई वो अपने लिए जो है कोई पैसा नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि जिस आदमी ने उनकी इज्जत पे हाथ डाला और एक नहीं 6 लड़कियों ने जिसकी गवाही दी, शिकायत करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और कोई मामला होता तो अभी तो जो है ये दिखा रही होती कि दिल्ली पुलिस अब इनका 164 का बयान कराने ले जा रही है, अब उसको जो है उस जगह ले जाया जा रहा है जहाँ पे जो लड़की के साथ ऐसा हुआ, सब कुछ जो है कैमरा पे चल रहा होता, सब कुछ उसको पूरा एक इवेंट बना दिया गया होता। यहाँ पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तो इस बात को इतना दबाया जा रहा है। बहुत खेद का विषय है, मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है कि आज देश के खिलाड़ियों को इस स्थिति के अंदर आना पड़ गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में दोबारा सोचे कि ये कोई जो अच्छी प्रथा नहीं है जो शुरू हुई है। देखिए, जब आरोपी वीडियो में दिख गया, आरोपी उस लड़की का जानकार है, तो आरोपी ढूंढ के ले आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो आज नहीं तो 10 दिन बाद आरोपी मिलना ही है। समस्या ये है कि आज दिल्ली में ऐसा माहौल कैसे हो गया कि कोई भी आदमी किसी की हत्या करने से पहले उसको डर ही नहीं है कानून का। कानून व्यवस्था का मतलब ये है कि देयर शुड बी अ डिटरेंट। कोई भी आदमी अपराध करने से पहले सोचे कि भाई इसके जो अंजाम है वो बहुत बुरे होंगे। मगर आज दिल्ली के अंदर जो पूरे के पूरे हालात है उसमें आदमी को लगता है कि मैं तो छूट ही जाऊंगा कैसे ना कैसे। मीनाक्षी लेखी तो वकील हैं, अगर साबित हो ही गया तो फिर ट्रायल क्यों चल रही है? क्या बोल रही है मीनाक्षी लेखी? उनको खुद ही नहीं मालूम क्या बोल रही है। ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लिया है और वो बोल रही है कि साबित ही हो गया। क्या उटपटांग बात कर रहे हैं? वो केंद्रीय मंत्री हैं, वकील रही हैं, ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। जो वो कह रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो मीनाक्षी लेखी कह रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि ये साबित हो गया है। साबित कैसे हो गया है? अभी तो ट्रायल ही नहीं हुआ है। अभी सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, ये बाहर जाके गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए इनको बेल देना अभी ठीक नहीं है। ये बात कही है हाई कोर्ट ने। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उसका जो है उसको चैलेंज करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।